मोदी की 3.0 सरकार का शपथ ग्रहण कल होने जा रहा है। इस बार बीजेपी को अपने दम पर पूरा बहुमत नहीं मिला। सरकार चलाने के लिए उसे अब एनडीए के अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची पर भी इसका असर देखा जा सकता है। इस बार हो सकता है कि बीजेपी कोटे से मंत्रियों की संख्या कम हो और एनडीए के सहयोगी दलों के मंत्रियों की संख्या बढ़ जाए। इसका एक कारण यह भी है कि बीजेपी के कई मंत्री चुनाव हार गए। इनमें स्मृति ईरानी और आरके सिंह भी शामिल हैं। मोदी मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं तेज इस वक्त हैं। यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से संभावित नाम सामने आए। राजस्थान से जाट चेहरे पर बन सकता है विचार। केरल से सुरेश गोपी बन सकते हैं मंत्री। कर्नाटक से एचडी कुमारस्वामी बन सकते हैं मंत्री। तो यह बड़ी खबर इस वक्त कौन कौन कैबिनेट में हो सकता है शामिल, यह इस वक्त एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इस बार बीजेपी बहुमत के आंकड़े को नहीं छुपाई। ऐसे में टॉप 12 मंत्री वो कौन से हो सकते हैं, इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, एनडीए का कुनबा है। माना यह जा रहा है कि एनडीए का कुनबा होने के कारण इस बार बीजेपी थोड़ा सा सबको साथ लाने के लिए मंत्रिमंडल में एनडीए के जो घटक दल हैं उनको भी अच्छा खासा नंबर दे। अब कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं, इसको लेकर बड़ा सवाल बना हुआ है। एक तरफ पीएम हाउस पर शाह नड्डा की बैठक, कल शपथ, सुरक्षा में पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां तैनात हैं, सीसीटीवी की निगरानी लगातार जारी है, कई बंदिशें भी इस वक्त हैं दिल्ली में। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कौन कौन से चेहरे होंगे, क्योंकि इस बार क्या एक बड़ा बदलाव हो सकता है मंत्रिमंडल में। ये एक बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि हालात जैसे सोचे थे वैसे नहीं है। तो बड़ी खबर मोदी मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर, बड़ी खबर है राज्य फॉर्मूले के आधार पर केंद्र में मंत्री, बिहार से कैबिनेट मंत्रियों का फॉर्मूला तय। बीजेपी जेडीयू से 3-3 मंत्री बनेंगे। एलजेपीआर और एचएएम को 1-1 मंत्री पद संभव है। तो सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि कितने कौन लोग हो सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका इस वक्त है जेडीयू और टीडीपी की, और दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर और जीतन राम मांझी की हम। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि इनका हिस्सा कितना रह सकता है। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को 3 मंत्री जो है मिल सकते हैं उनके कोटे से, और एलजेपीआर और हम की बात करते हैं तो उन्हें 1-1। एक बार हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। होते हैं कमियां, सरसा होगा, 450 पर इस बार नहीं हुआ तो कभी होगा। अगर जनता नहीं चाहते तो नहीं होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें हमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में पढ़ना नहीं चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गया, सबको खुश रहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, सबको खुश रहना चाहिए। और कभी कभार होता है कि ये सब पूरा नहीं हो पाता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ वो लेने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले जिस सवाल का जिक्र अभी हम कर रहे थे कि कौन कौन मंत्री हो सकते हैं, किस राज्य से कितने मंत्री हो सकते हैं, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस यूपी की जिसने सबसे ज्यादा झटका इस बार बीजेपी को दिया। 80 लोकसभा वाली बीजेपी में सहयोगी दल राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, महेश शर्मा, अनुप्रिया पटेल, दिनेश शर्मा, बीएल वर्मा, पंकज चौधरी, सीमा द्विवेदी, जितिन प्रसाद, भोला सिंह, जयप्रकाश रावत, ये संभावित चेहरे हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है कि ये संभावित चेहरे इस बार कैबिनेट में हो सकते हैं, जो कि यूपी से नाम है। किस राज्य से कितने मंत्री और किससे बनाया जा सकता है, उसको लेकर जब सवाल उठ रहे हैं तो ये वो चेहरे हैं जिनका जिक्र इस वक्त हो रहा है। अब बात होगी महाराष्ट्र की। ये वो 2 राज्य हैं जहां से सुखद तस्वीरें नहीं आई। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए बीजेपी और सहयोगी दल हैं। अब नाम किन किन का जिनका जिक्र हो रहा है, पीयूष गोयल का नाम हो रहा है, प्रताप राव जाधव का जिक्र हो रहा है, नितिन गडकरी का हो रहा है, वहीं श्रीरंग बारने का जिक्र हो रहा है, उदयन राजे भोसले का नाम का जिक्र हो रहा है, प्रफुल्ल पटेल का जिक्र हो रहा है, हेमंत सावरा, नारायण राणे। देखिए, क्योंकि नारायण राणे की अगर बात करते हैं तो आप जान रहे हैं कि इस बार उनके नाम का जिक्र जो हो रहा है उसकी भी और कई वजह हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बयानों के कारण से लगातार सुर्खियों में रहना, फिर इस बार क्या उनको जगह मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या नारायण राणे को इस बार जगह मिलेगी कैबिनेट में? अब क्योंकि महाराष्ट्र की जब बात हो रही है, तो महाराष्ट्र में इस बार ही चुनाव भी है इसी साल के आखिर में। ऐसे में महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव के लिहाज से भी अब जो नुकसान हुआ है,
जाहिर तौर पर दोबारा से ये रिपीट ना हो, इसलिए महाराष्ट्र में भी वो सियासी समीकरण बिठाने की कोशिश की जाएगी कि जो नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ वो रिपीट ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर फिर एक इमेज पर बात आ जाती है। तो जिन नामों का जिक्र हो रहा है महाराष्ट्र से, उनमें पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, उदयनराज भोसले हैं, हेमंत सावरा है, नारायण राणे हैं, प्रताप राज जाधव है, श्रीरंग बारणे हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, इनका नाम इस वक्त है। और देखिए अब एक बार फिर से बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले नाम आता है राजनाथ सिंह का, पिछली बार भी 2 बार से कैबिनेट में है। महेश शर्मा का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि महेश शर्मा लगातार तीसरी बार यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। इसके अलावा दिनेश शर्मा की बात करते हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे, फिर संगठन में काम किया, संगठन में इस बार बेहतर काम किया, इसलिए उनका जिक्र हो रहा है। फिर बीएल वर्मा का जिक्र हो रहा है, पंकज चौधरी का जिक्र हो रहा है। सहयोगी दल में अगर बात करते हैं जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल को मौका मिल सकता है, क्योंकि देखिए जयंत चौधरी 2 सीटें जीत कर आए, अनुप्रिया पटेल ने अपनी एक सीट जीती है। तो ऐसे में सहयोगी दलों को भी लेकर माना जा रहा है कि ये 2 चेहरे हो सकते हैं जो यूपी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। और देखिए इसलिए इन नामों का जिक्र हो रहा है। नारायण राणे का जिक्र हो रहा है, पहले भी कैबिनेट का हिस्सा रहे, और अब एक बार फिर से उनका जिक्र हो रहा है कि उन चेहरों में जिनका जिक्र हम कर रहे हैं कि ये वो चेहरे हो सकते हैं, तो फिर से उनका नाम का जिक्र हो रहा है। मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं, इसको लगातार लेकर अटकलें लग रही हैं। देखिए शाम के 7:15 पर पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले एनडीए के सभी सहयोगी दलों के बीच में कैबिनेट में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर रसाकशी अब भी जारी है। हालांकि देखिए बाहर ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई खींचतान नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनना, और उसके लिए हम सब साथ साथ हैं। तो देखिए क्योंकि एनडीए का नेता उनको चुना जा चुका है, उनका शपथ ग्रहण होने जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार महिला जो सांसद हैं उनको कितना हिस्सा मिलेगा, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले महिला सांसदों का जो आंकड़ा है वो कम हुआ है, 2 आंकड़ा कम हुआ है। अब ऐसे में जिक्र हो रहा है कि क्या बांसुरी स्वराज को इस बार मौका मिलेगा, क्योंकि सुषमा स्वराज की बेटी हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ को यहाँ पर मात दी और वो सांसद चुनी गई हैं। चर्चा ये हो रही है कि दिल्ली से पहली बार सांसद चुनकर संसद पहुंचने वाली बांसुरी स्वराज को अब इस कैबिनेट में जगह मिल सकती है। फिर लता वानखेड़े का भी जिक्र हो रहा है। मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस के चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा को 4,71,000 वोटों से मात देने वाली लता वानखेड़े के नाम पर भी सुगबुगाहटें तेज हैं। माना यह जा रहा है कि उनको भी मौका मिल सकता है कैबिनेट के अंदर। महिलाओं की अगर बात करते हैं, सावित्री ठाकुर का जिक्र हो रहा है, मध्य प्रदेश से ही आती हैं, और मध्य प्रदेश में जो नतीजे रहे वो बेहद सुखद रहे हैं। अच्छा परफॉर्म बीजेपी ने वहां पर किया है। अब शिवराज सिंह चौहान का जिक्र भी हो रहा है, इसलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से अब एक बड़ी जीत हासिल की है, और ऐसे में एक तरफ देखिए पहले 1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, फिर 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2023 में विधानसभा चुनाव जीत के बाद में सीएम पद नहीं मिला, फिर भी लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया, कई सभाएं की, प्रदेश का लोकप्रिय चेहरा है। तो माना यह जा रहा है कि संगठन में तो उन्होंने काम किया ही इस बार। अभी क्या उनको केंद्र में जगह मिल सकती है और क्या कोई अच्छा खासा उनको मंत्रालय मिल सकता है, इसका जिक्र हो रहा है। फिर बीडी शर्मा का जिक्र हो रहा है। बीडी शर्मा मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, इनके अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 163 सीटें जीती थी। अब पार्टी ने लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया है, और मोदी ने दमोह में एक सभा को संबोधित करते हुए बीडी शर्मा के कामकाज की तारीफ भी की थी। तो कयास लग रहे हैं कि मंत्रिमंडल का चेहरा वो भी हो सकते हैं। फिर नित्यानंद राय का जिक्र भी हो रहा है। बिहार से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले भाजपा के सांसद नित्यानंद राय को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्योंकि देखिए छात्र जीवन से ही लगातार आरएसएस और फिर एबीवीपी में खासा सक्रिय रहे। 2000 से लगातार 4 बार हाजीपुर से चुनकर विधानसभा पहुंचे। 2014 से लगातार सांसद हैं। अमित शाह के भरोसेमंद उनको माना जाता है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, इनका भी जिक्र हो रहा है, जो कि बिहार की महाराजगंज सीट से आते हैं और 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी मोदी के मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं, उनके भी नाम का जिक्र। ललन सिंह के भी नाम का जिक्र है, क्योंकि अभी देखिए जो मुलाकातें है उसमें भी आपको ललन सिंह नजर आए। मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी अनिता कुमार को 80,000 वोटों से मात दी। 4थी बार संसद पहुंचने वाले, सांसद बनने वाले जेडीयू के नेता राजीव रंजन और ललन सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। जीतन राम मांझी, जिनका जिक्र भी हम कर रहे थे, जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, गया से 1 लाख वोटों से चुनाव जीतने वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम के नेता हैं। इनके नाम पर भी चर्चा चल रही है कि गठबंधन के तहत में जो सीट इनके खाते में आएगी उसमें जीतन राम मांझी को ही कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। फिर जिक्र हो रहा है चिराग पासवान का, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आते हैं, और पीएम मोदी भी, जब आपको याद होगा उनका चुनाव प्रचार चल रहा था, उस दौरान में आपको याद होगा कि पीएम मोदी जिस तरीके से उनकी पीठ थपथपाते नजर आए थे, उनके कंधे पर हाथ रखा था,
अब हाजीपुर में जब चुनाव प्रचार की बारी आई थी और खुद बार बार अभी भी हाल ही में भी आपको याद होगा कि चिराग पासवान ने कहा कि हम एनडीए की जो जीत हुई है उसकी वजह नरेंद्र मोदी हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्योंकि उनकी जो सीट्स आई, क्योंकि उनका भी एकदम स्ट्राइक रेट 100% का रहा है, तो जाहिर तौर पर उनको भी जगह मिल सकती है कैबिनेट में, ऐसा माना जा रहा है। चिराग 2014 से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। कहा यह जा रहा है कि चिराग को मोदी के हनुमान बनने का मौका, उनके हनुमान बनने का लाभ इस बार मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। फिर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सहयोगी दल हैं जयंत चौधरी जिसके नेता हैं और आरएलडी अध्यक्ष है जयंत चौधरी। माना यह जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हुए। यूपी में 2 सीटों पर उनके प्रत्याशी उतारे और दोनों ही जीत भी गए। क्योंकि कल शपथ ग्रहण होने जा रहा है, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन इससे पहले एक अटकलें जो लग रही हैं वो मंत्रिमंडल को लेकर हैं कि इस बार मोदी कैबिनेट के वो कौन से चेहरे होंगे जो लगातार सरकार ने 125 दिनों का अपना एजेंडा रखा है, या फिर इन पूरे 5 साल में जो प्रधानमंत्री के साथ में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। ये वो कौन से चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इस बार एक तो कई मंत्री हार गए बीजेपी के, ऐसे में इस बार जिन नए चेहरों का जिक्र हो रहा है उनमें कौन कौन से नाम हो सकते हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर। अदिति, किस राज्य से कितने मंत्री हो सकते हैं, किस दल के कितने लोगों को मौका मिल सकता है संसद में, इसको लेकर लगातार सिर्फ अटकलों का दौर है, लेकिन मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपके पास अंदर खाने बहुत पुख्ता जानकारी है मोदी कैबिनेट को लेकर। पूजा, देखिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीजें छन कर आ रही हैं। नहीं तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमेशा सीक्रेसी में विश्वास रखते थे। तो असल में तो तस्वीरें सामने आएंगी कल सुबह, जब प्रधानमंत्री के यहाँ संभवतः नाश्ते पर, चाय पर वो तमाम लोग जाएंगे जो कल शपथ ले सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि लगातार मैराथन बैठकों का दौर है। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह जहां पर लगातार बातचीत कर रहे हैं सहयोगी दलों से, और बातचीत हो चुकी है, हम आपको बता दें, फॉर्मूला भी दिया जा चुका है, लेकिन बस उसे चॉकआउट किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे नरेंद्र मोदी पहले ही बोल चुके हैं कि मैं संविधान, जो एक अलायंस का संविधान, गठबंधन का जो संविधान है, उसके लिहाज से ही जाएंगे। तो ऐसे में सबको रिप्रेजेंटेशन मिले, उसको लेकर तमाम तरीके की बातचीत, तमाम तरीके की चर्चाएं हैं और आज देर रात तक की बैठकों का दौर रहेगा। अब आपने कहा कि अंदर खाने क्या चल रहा है। बिहार जेडीयू से बातचीत हुई तो ये कहा गया कि बिहार में भाजपा के जितने चेहरे केंद्र में आएंगे, जेडीयू के भी उतने ही चेहरे केंद्र में आएंगे। जेडीयू चाहता था कि 4 चेहरे जेडीयू के हों और 4 बीजेपी के, लेकिन आपको बताते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के 3-3 मंत्री हो सकते हैं। फिर मंत्रिमंडल की संख्या को लेकर नीतीश ने बीजेपी से कहा कि किस तरीके से 3 अगर बीजेपी के हों, क्योंकि फिर एलजेपी भी है, जीतन राम मांझी भी है, उसमें जातिगत समीकरण को भी देखा गया है। अब जैसे आपने नाम पूछे कि जेडीयू से लल्लन सिंह, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, अति पिछड़ा से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर या सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत, इनको जगह दी जा सकती है। वहीं राजपूत, ब्राह्मण, यादव बीजेपी के हिस्से में आएंगे, उसमें भी कई नाम हैं। महाराजगंज से सांसद है जनार्दन सिंह है, सिगरीवालिया राजीव प्रताप रूड़ी, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर हैं, उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय हैं, और ये नाम आपने सुने हैं। नित्यानंद राय पिछली बार जो है एमओएस होम भी थे। इसके अलावा आप देखिए बिहार से मंत्री बनने की रेस में 2 और, बाण से जैसे बेगूसराय, 2 और नाम हैं। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह, ये वो चेहरे हैं जो पिछली बार भी मोदी सरकार में थे और ऐसी स्थिति थी कि वो बिल्कुल जब बयानबाजी होती थी चाहे तो वो मुखर होके बोलते थे। गिरिराज सिंह उसके लिए जाने जाते हैं। बेतिया से संजय जायसवाल जो कि पिछड़ी जाति से आते हैं। तो पूजा, मसला ये है कि सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर, गठबंधन को एक साथ लेकर और परफॉर्मेंस को भी देखते हुए, और जो बड़े रिफॉर्म वाले जो मंत्रालय हैं उनमें बड़े चेहरे होंगे जो रिजल्ट दिया जा सके, जिससे, क्योंकि आपको याद होगा कल ये कहा था जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने कि बिहार भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। तो कॉम्प्रोमाइज इस पे नहीं किया जाएगा कि
किस तरीके से आउटकम होगा। पहले भी पीएमओ का एक बहुत ज्यादा रोल रहता था अच्छे आउटकम हर मंत्रालय को लेकर, इस बार भी उसको खासा ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि जैसे अभी संख्या पर बात हो रही है वैसे पोर्टफोलियोज पे भी बात हो रही है कि जेडीयू को सम्मानजनक पोर्टफोलियो चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को भी। इसके अलावा एलजेपी और हम यानी जीतन राम मांझी को एक एक मंत्री पद दिया जाएगा, यानी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। पासवान के मांझी और पासवान 2 मंत्री चाहते हैं, पर अब ऐसा नहीं हो पा रहा है, एक एक मंत्री दिए जा रहे हैं, लेकिन एक दलित समाज से आएगा और ये माना जा रहा है कि दोनों ही अदिति इस बार का फॉर्मूला क्या रह सकता है? क्या कुछ अगर नए हम ये देखकर चले कि पैरामीटर्स रहेंगे इस बार मंत्रिमंडल को बनाने में, चुनने में? क्योंकि जो नतीजे रहे हैं उसके बाद जाहिर तौर पर जिस नई एनर्जी का जिक्र किया जा रहा है उसमें काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं क्या? देखिए, ये तो आप तय मानिए, क्योंकि पहले 2014 और 19 की तस्वीर आपको ऐसे नहीं दिखने वाली है। 2019 की तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पे अपने हिसाब से नेता लाई थी, तब तो फिर भी एनडीए अलायंस के लोग थे, लेकिन 2019 था तब एकदम विपरीत था। अब आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। पहला तो आपको सबको ही इसमें समायोजित करना होगा, तो वो जाति के लिहाज से होगा, वो गठबंधन के लिहाज से होगा। फिर कुछ मंत्रालय हैं जिसमें देखा जाएगा कि परफॉर्मेंस बेसिस पे, लेकिन ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ये गठबंधन और जातिगत समीकरण पे आपको देखने को मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी फुल मैंडेट में होती तो आपको नजर आता कि युवा या नए लोगों को मौका देना, पर इसमें रीजन वाइज जातिगत समीकरण और गठबंधन को देखते हुए, जैसे अगर महाराष्ट्र का जिक्र आपसे कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र में बीजेपी महाराष्ट्र से 2 केंद्रीय मंत्री और 2 राज्य मंत्री भेजेगी बीजेपी के खाते में, जिसमें पीयूष गोयल, नितिन गडकरी हो सकते हैं, उदयन राजे भोसले हो सकते हैं, इसके अलावा मराठा चेहरा हैं वो बड़े, इसके अलावा रक्षा खड़से जो एकनाथ खड़से की बहू हैं वो हो सकती हैं, हेमंत सावरा पालघर से हैं। वहीं शिवसेना का जिक्र करें तो एक मंत्री शपथ ले सकता है, क्योंकि शिवसेना का मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में। उस लिहाज से प्रताप राव जाधव बहुत बड़े 4 बार के टर्म के वो सीनियर हैं, शिवसेना के सबसे सीनियर व्यक्तियों में से आते हैं, या श्रीरंग बाणवे तीसरा टर्म है उनका और पुणे के पास मालवा चुनाव क्षेत्र से आते हैं। तो इस तरह से तो कभी अब वो गठबंधन पे डिपेंड करता है, वो सीनियरिटी और जातिगत समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी सीनियरिटी और नए चेहरों को बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर करेगी, लेकिन ये सब कुछ जातीय समीकरण के कंबल में लपेट कर होगा, क्योंकि टिकट वितरण भी वैसे ही किया गया था। और बाकी एक प्रफुल्ल पटेल भी शपथ यहाँ पर लेते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में अभी ना चुनाव है ना कुछ है, लेकिन ऐसी स्थिति में केवल एक मंत्री, यानी कि या तो जाट समुदाय से, जाट फैक्टर इसलिए क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा राजस्थान की नेबर स्टेट है, और ऐसे में जाट को बैलेंस करने के लिए राजस्थान से जाट चेहरा आ सकता है, जो कि एक ही जाट सांसद है वहाँ पे, जिनका नाम है भागीरथ चौधरी, अजमेर से जीते हैं, विधानसभा में किशनगढ़ से हार गए थे, फिर भी उनको टिकट दिया गया। अब इसके अलावा देखिए, गठबंधन का धर्म निभाना है, जयंत चौधरी तो आएंगे ही आएंगे, सुरेश गोपी भी बन सकते हैं, फिर गठबंधन का धर्म निभाना है, एचडी कुमार स्वामी भी आएंगे, इसके अलावा रामवीर बिदूड़ी का नाम है, फिर उत्तर प्रदेश सहयोगी दल में जैसे मैंने जयंत चौधरी का अर्थात तो अनुप्रिया पटेल तो आएंगी ही आएंगी। अगर बीजेपी की बात करें तो राजनाथ सिंह हैं, इसके अलावा एक महेश शर्मा या दिनेश शर्मा ब्राह्मण उत्तर प्रदेश से अगर लाएंगे तो इनमें से कोई हो सकता है। अच्छा दीदी, महेश शर्मा का जिक्र हर बार हुआ, लेकिन महेश शर्मा को मौका अब तक नहीं मिला। आए थे भाजपा में शामिल, क्या ये मानकर चलें कि इस बार महेश शर्मा को मौका मिल सकता है? दूसरा दिनेश शर्मा का भी आपने जिक्र किया, लेकिन ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो क्या 2 ब्राह्मण चेहरों को जगह मिल सकती है मोदी मंत्रिमंडल में? नहीं, दोनों में से एक ही को मिलेगा। और महेश शर्मा 2014 में सांस्कृतिक मंत्री थे और उसके बाद वो उनको मंत्रालय नहीं मिल पाया। अगर राजनाथ सिंह की चलती है तो महेश शर्मा मंत्री बनेंगे, वरना दिनेश शर्मा मंत्री बनेंगे। ब्राह्मण चेहरे को आगे बढ़ाना है और इसलिए दिनेश शर्मा को बनाया जा सकता है, ये यहाँ पर निकलकर आ रहा है, लेकिन दोनों में के बीच में ये नाम चल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी काफी सरप्राइज एलिमेंट आपको देखने को मिल सकता है, जो हम नाम बता रहे हैं। इसके अलावा
मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। अमित शाह के आवास पर प्रधानमंत्री से बात और इसके साथ साथ लगातार सहयोगी दलों से बात चल रही है। लेकिन अगर इस पूरी जो चर्चा आपने मैंने की है पूजा, उसका जिक्र करें तो एक चीज समझ लीजिए कि ये जो पूरा गठबंधन बने, जो कैबिनेट बनेगा, इसमें आपको गठबंधन की छाप और दूसरा जातिगत समीकरण पूरी तरीके से देखने को मिलने वाले हैं। अभी बहुत सारे राज्य बचे हैं, जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां का रिप्रेजेंटेशन आपको ज्यादा दिखेगा। उत्तर प्रदेश में भले ही आंकड़े कम आए हों, लेकिन ये तय किया है भाजपा ने कि उत्तर प्रदेश को वंचित नहीं रखेंगे, कि उत्तर प्रदेश को ये नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा दक्षिण से भी आपको अच्छा आया है, दक्षिण में भी आपको अपना आने वाले टाइम में तमिलनाडु वगैरह में चुनाव है। तो जिन राज्यों में अगले 2 साल में चुनाव हैं, उन राज्यों का रिप्रेजेंटेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत हुई है तो संभवतः मध्य प्रदेश से आपको कोई और पोर्टफोलियोज के साथ साथ कोई और पद भी नजर आ सकता है, चाहे फिर वो स्पीकर हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जल्दी तय होना है। जी, बहुत शुक्रिया अदिति आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए अदिति ने बहुत ही बारीकी से समझाया कि किन किन को मौका मिल सकता है, क्यों मौका मिल सकता है। हालांकि आखिरी जो मुहर होगी वो जब शपथ ग्रहण होगा तभी क्लियर होगा, लेकिन इससे पहले अटकलों का दौर लगातार जारी है। कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं, क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्या कैलकुलेशन हो सकती है,